मैंने बायस एंड वेरिएंस पढ़ा था। तो बायस सर हमारा जो होता है वो एक एरर होती है, डिस्टेंस होती है। जितना ज्यादा गैप होगा एक्चुअल पॉइंट से प्रेडिक्टेड पॉइंट पे, उतना ज्यादा बायस होगा, और जितना कम होगा उतना कम बायस होगा। और सर वेरिएंस, सर हम लोग को क्या वही मतलब स्प्रेड ही समझते हैं? जो स्टैटिस्टिकल टर्म है तो मशीन लर्निंग में वही मतलब है, मतलब डेटा पॉइंट्स कितने एक दूसरे से स्प्रेड है। तो सर ये कैसे नहीं आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मतलब नहीं, देख के वेरिएंस ये इससे चीज़ जैसे नहीं होती है। हाँ, वेरिएंस वही सर ये मतलब कि वो वाला डिफरेंस है। कन, हाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है? बायस को तो हो जा रहा है, लेकिन उसको नहीं, वेरिएंस बायस को को मतलब स्टार्ट। एक तो ये चीज़ कहना कि पॉइंट से कितना पास है तो वो बायस कम है, पॉइंट से जितना दूर है वो बायस ज़्यादा है, नहीं, ये भी गलत है। ये भी बायस नहीं है। तो मशीन लर्निंग टर्म में सर अलग अलग है क्या, इसका मतलब? हाँ, मतलब जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की तुम बात कर रहे हो, तुम बायस वेरिएंस ट्रेड अंडर फिट। ऑफ क्या है? हाँ, तो ये अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि अगर ओवर फिट कर रहा है तो बायस है, अगर सॉरी, अगर अंडर फिट कर रहा है तो बायस है, और अगर ओवर फिट कर रहा है तो वेरिएंस हाई है। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि ना ओवर फिट करे ना अंडर फिट करे, हमेशा बीच में रहे। तो इसीलिए कहा जाता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एक तराजू की तरह है, एक तरफ बायस है एक तरफ वेरिएंस है। बायस और वेरिएंस क्या है, ये हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे अभी जब आएगा। बाकी अगर थोड़ा जल्दी चाहिए तो शायद मैंने बीच में किसी वीडियो में कर रखा है मशीन लर्निंग वाली नहीं सीरीज नहीं, में। आपने सर बताया, हाँ वो तो ओवरफिट कर देता है, एक एक पॉइंट को रीड कर देता है, और एक हाँ एक तो ओवरफिट हो जाता है। और कुछ नहीं रीड करता है एकदम, एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी एकदम कुछ नहीं कर पाता, तो वो अंडरफिट होता है। वहां पे हाँ, हमारा वो होता है, बायस हाई होता वो होता है। बाकी इसका एक मैथमेटिकल से भी निकल के आता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी निकल के आता है कि क्या चीज़ हो रही है। तो वो हम लोग अभी इस डीप लर्निंग वाले सेशन में, आज नहीं, डीप लर्निंग वाली सीरीज़ में उसे भी देखेंगे। है। ठीक है चलो सर। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या होता है, शायद आज हवा लाए नहीं है। ओके, तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे। आ, पहले ठीक है, पहले यहाँ से करते हैं। और नोटपैड मेरा कहाँ है? यानी तो इसी पे बनाते हैं, चालू कर लेते हैं, बनाते हैं इसी पे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है शुरुआत से कि हमारे पास एक न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के पास कुछ इनपुट होता है, x1, x2, x3, ठीक है। ये तीनों इनपुट इस न्यूरॉन में आते हैं, और यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, एक समेशन और एक उसके बाद कोई फंक्शन होता है। इस फंक्शन को अभी हम इग्नोर कर देंगे आज की क्लास के लिए। हम जानेंगे कि ये कुछ नहीं करता है। ये जो मेरे पास वेट्स हैं, ठीक है, वेट्स और इनपुट का खाली मल्टीप्लाई करके ऐड करता है, और इसके बाद नीचे एक बायस वैल्यू जो है वो फाइनली आकर ऐड होती है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, x1 सॉरी x0, अच्छा ये मैंने ये कर दिया, 0 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, ताकि टर्मिनोलॉजी सेम रहे बस। तो x0 w0 प्लस x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस बायस। ये एक न्यूरॉन के फॉरवर्ड पास में होता है। यहाँ पर एक फंक्शन और होता है, बट अभी के लिए हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम लोग इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी हमारे लिए जो एक न्यूरॉन काम करता है, या फिर एक न्यूरॉन के पास क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक वेट होता है, और न्यूरॉन का काम होता है कि सारे वेट्स को सारे इनपुट से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग वेट को करस्पॉन्डिंग इनपुट से, मतलब ये नहीं कि W0 को x1 से, नहीं, सारे करस्पॉन्डिंग वेट्स को करस्पॉन्डिंग इनपुट से मल्टीप्लाई करके हम लोग बायस ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक न्यूरॉन का काम। तो अभी देखते हैं इसका कोड कैसे होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर भी पाइथन में मैंने, ये खाली पाइथन का कोड चल रहा है, प्योर पाइथन है, इसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। खाली पाइथन के कोड में मैंने यहाँ पर 3 इनपुट ले लिए, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3 वेट्स ले लिए, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक वेट होगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.2, W1 की वैल्यू हो गई 0.8, और W2 की वैल्यू हो गई -0.5।
और ये जो मेरा आउटपुट है वो क्या है, वो करस्पॉन्डिंग इनपुट को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और तीनों को ऐड करना और आखिरी में बायस को ऐड करना, यही चीज़ है। यस सर। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो हमने यही लिखा, आउटपुट में लिया, आउटपुट को किया, उसने आउटपुट मेरा दे दिया 2.3 एक नंबर, यहाँ पर 2.3 एक नंबर दे दिया। क्यों? 1 इंटू 0.2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.8 प्लस 3 इंटू माइनस 0.5। तो 1 इंटू 0.2 क्या हो गया, 0.2 प्लस 2 इंटू 0.8 हो गया 1.6 और प्लस 3 इंटू माइनस 0.5 हो गया माइनस 1.5। तो ये आ गया मेरे पास 0.1 प्लस 0.2 और इसके बाद आखिरी में बायस ऐड किया, बायस की वैल्यू है 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2.3। सेम प्रोसेस है। तो इसको हमने कोड में ऐसे लिख दिया। अच्छा, आगे आते हैं थोड़ा सा कि अगर हमारे पास 4 इनपुट हो जाएं तो, अभी तक हमारे पास 3 इनपुट थे, तो 4 इनपुट है तो मेन बात यह है कि हमारे पास 4 वेट्स भी होने चाहिए, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक वेट होगा। तो 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 वेट। अच्छा, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये याद करो हम लोगों ने पिछले वीक शायद पढ़ा था कि हम लोग एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर की बात कर रहे हैं। फुल्ली कनेक्टेड लेयर या फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, कि उसमें जितने इनपुट्स हैं, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक X1 इनपुट है और यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूरॉन है, तो ये इनपुट दोनों में जाएगा। अगर 3 होते तो ये तीनों में जाता। तो इसलिए यहाँ पर है कि एक इनपुट इक्वल टू एक वेट। तो यहाँ पर 4 इनपुट है मेरे पास, तो मेरे पास हर न्यूरॉन के पास 4 वेट होने चाहिए। बट अभी हम लोग एक लेयर की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। हमारे पास खाली एक ही है, यहाँ से आ रहा है, हमें सबको ऐड करना है और आगे पास करना है। तो 4 इनपुट है मेरे पास, मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी, मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी, कॉन्सेप्ट मेरा सेम रहा। पहला इनपुट पहले वेट से, दूसरा इनपुट दूसरे वेट से, तीसरा इनपुट तीसरे वेट से, चौथा इनपुट चौथे वेट से, चारों को ऐड करना है और आखिरी में बायस को ऐड करना है। बायस को हम एक ही बार ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही न्यूरॉन है। हर न्यूरॉन का अपना बायस होगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्या कि हर न्यूरॉन का अपना बायस होता है। हमने ऐड किया, वापस सारी चीजें करेंगे, तो इसका मेरे पास आया था 2.3 और इधर 2.5 इंटू 1, तो 2.5 कर दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 4.8 आउट। ये समझ में आया? यस सर, यस सर। वेट सर रैंडमली ले रहे हैं हम लोग। अभी रैंडमली है, ये मैं खाली अपने एग्जाम्पल समझाने के लिए ले रहा हूँ। अभी हम लोग कोई अपडेट कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमने रैंडमली लिया है। सब वैल्यू, इनपुट्स, वेट्स, बायस सब रैंडम है, ना कोई प्रोजेक्ट है ना कुछ है। ये खाली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की क्या हो रहा है एक न्यूरॉन में, उस चीज़ को समझाने के लिए है। सर समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी बात हो रही थी, हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे थे, ठीक है। आज इसी से स्टार्ट हुआ है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, यहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ, यही से, यही कोड ही, यही कोड चल रहा है बस। अभी खाली 2 सेल्स हुई हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक सिंगल न्यूरॉन की। एक सिंगल न्यूरॉन के पास 3 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एक लेयर में कैसे काम होगा, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि लेयर्स हैव मोर देन 1 न्यूरॉन। कैसे? एक लेयर में मोर देन 1 न्यूरॉन कैसे होते? एक सिंगल न्यूरॉन ये हो गया, अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स हो गई ये, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर 2 इनपुट हैं, X1 X2, और हम लोग बात कर रहे हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर मतलब कि हर इनपुट हर न्यूरॉन पे जाएगा। और जितने कनेक्शन है उतने वेट होंगे। अच्छा, यहां पर 3 न्यूरॉन है तो बायस कितने होंगे? 3। हर न्यूरॉन का अपना बायस होगा और जितने इनपुट होंगे उतने वेट्स होंगे। तो यहां पर मेरे पास अभी 4 इनपुट है, ठीक है। तो मुझे X3 और X4 ये भी लेना पड़ेगा और इनके भी सिग्नल ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 4 का। तो अब मुझे क्या करना है? तो पहले हम लोग एक सिंगल का हमने देख लिया। सिंगल में हमें क्या करना है कि अगर मेरे पास 3 इनपुट है, X1 X2 X3,
और इनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास वेट्स W1, W2, W3 हैं, तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपने चार इनपुट लिए हैं, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्योंकि 3 न्यूरॉन है, ठीक है, और हर न्यूरॉन के अपने वेट्स होंगे, और कितने होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ इनपुट्स के बराबर। ये बात फिर से मैं लिख देता हूं कि हर न्यूरॉन के अपने वेट्स होंगे, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर या फिर न्यूरल नेटवर्क में जितने इनपुट होंगे उतने वेट्स होंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर अभी मेरे पास 3 न्यूरॉन है, ठीक है, और इनपुट कितने हैं मेरे पास, 4 इनपुट, ठीक है, 4 वैल्यूज हैं। एक लिस्ट मैंने बनाई है सिंपल, उसमें 4 वैल्यूज है। तो हर न्यूरॉन के पास कितने वेट्स होंगे, 4। जितने इनपुट उतने वेट। और अगर इसको पिक्टोरियली देखना है तो ऐसे देख लो कि यहाँ पर मेरे पास x1, x2, x3, x4 था, इससे 4 आए मेरे पास, और अगर एक और न्यूरॉन है तो इससे भी मेरे पास चारों इनपुट से आएंगे। तो जितने कनेक्शन उतने वेट्स हो जाएंगे, तो जितने इनपुट उतने वेट्स। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने पहले न्यूरॉन को रखा है 0, इसको रखा है 1, और इसके बाद एक और रखा है 2, और इनके वेट्स मैंने करस्पॉन्डिंग लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये वेट्स भी क्या हो गए, 4 इनपुट है और 4 वेट्स हो गए हर न्यूरॉन के। अच्छा, कितने न्यूरॉन है, 3 न्यूरॉन है, तो बायस कितने होंगे, 3 बायस होंगे। यहाँ पर मेरे पास बायस 1, बायस 2, बायस 3, 3 बायस हो गए हैं। 3 मेरे पास न्यूरॉन के सेट्स ऑफ वेट्स हो गए हैं, और ये 4 इनपुट वैल्यूज हैं मेरे पास। होना क्या है, होना कुछ नहीं है, जो काम हम लोग सिंगल न्यूरॉन में कर रहे थे वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें इस 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.8 से, 3 को 0.5 से, और 2.5 को 1.0 से, ठीक है। फिर ये हो गया इसका आउटपुट, पहले न्यूरॉन का आउटपुट। कोई बोल रहा है तो म्यूट कर दे प्लीज, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। तो अभी तक हम लोगों ने ये काम एक न्यूरॉन के लिए किया था। तो 4 इनपुट थे, 4 वेट्स थे, उसका एक आउटपुट आएगा मेरे पास कुछ, ये मान लो मेरे पास हो गया आउटपुट 1। फिर ये दूसरे न्यूरॉन के वेट्स हैं, सेम काम उससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे आउटपुट 2 आएगा, और सेम काम तीसरे वाले से आउटपुट 3। काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, जो ऊपर वाले केस में हो रहा था। क्या कि हर इनपुट को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जो कोड लिखा है मैंने, कोड कुछ नहीं लिखा है, इनपुट 0 इंटू वेट्स 0 का 0, ये इनपुट 1 इंटू वेट्स 0 का 1, ये सॉरी 2 0.8 से, फिर 3 नेगेटिव 0.5 से, और 2.5 1.0 से, प्लस बायस 1, प्लस इसका जो बायस है, इस न्यूरॉन का जो बायस है। सेम चीज दूसरे न्यूरॉन के लिए, सेम कॉन्सेप्ट, क्या 1 को 0.4 से, 2 को 0.8 से, 3 को -0.6 से, 2.5 को -0.7 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आखिरी में उसका बायस ऐड कर दो, आखिरी में उसका बायस ऐड कर दो, और फिर मैंने इस आउटपुट को प्रिंट किया। तो ये आउटपुट यहां पर मेरे पास देखो, मेरे पास 3 न्यूरॉन थे, मेरे पास 3 आउटपुट आने चाहिए। तो मेरे पास 3 आउटपुट ये हैं, क्या 4.8, नेगेटिव 2.55, 6.35। प्रोसेस अभी भी सेम है, जो हम लोगों ने सिंगल न्यूरॉन वाली पहले करी है, वही हम लोगों ने अभी बार, बस अब मेरे पास 3 एक लेयर में आ गए। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। धवल? हाँ क्लियर। तो मुझे ये समझ में नहीं आया आउटपुट है क्या यहाँ पे। अच्छा, आप शुरुआत में नहीं आता, मतलब आउटपुट क्या है यहाँ पर? हाँ मतलब ये तो ठीक है कि इनपुट और वेट्स का इनटू करके अपन उसमें
ऐड कर दिया, multiply वही किया आउटपुट है, बस वही आउटपुट है बट बस। बट एनालिटिकली आउटपुट का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, बस मल्टीप्लाई करके ऐड करके बायस ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वही आउटपुट है। अभी के लिए हम लोग कुछ डीप में नहीं जा रहे कि ये न्यूरॉन का आउटपुट ये होगा, अभी हम लोग बस बेसिक देख रहे हैं कि मैथमेटिकली ये चीज़ कैसे काम करती है और कोड से कैसे करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके अभी हमको कोई मतलब नहीं है कि इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का क्या आउटपुट है, कुछ नहीं है आउटपुट, बस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, बायस ऐड करो, जो वैल्यू आएगी वही आउटपुट है और कुछ नहीं। ठीक है। ओके अच्छा, अब ये मैंने ये चीज़ अपने हाथों से लिखी, मतलब एक एक शब्द एक एक अक्षर मेरा अपने हाथों से लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो 2 दिन का टाइम है उसमें आप लोग भी अपने हाथों से लिखो, क्योंकि लिखोगे तब समझ में आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया कि मेरे पास अभी 4 इनपुट थे हमारे पास, जो हेलो वर्ल्ड कहा जाता है डीप लर्निंग का, कि डीप लर्निंग का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे आप किसी और कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो पहला प्रोग्राम आता है कि आपको उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क का जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहा जाता है उसे कहा जाता है एमनिस्ट डेटा सेट पे, जो कि इसमें नंबर्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर 6 है, ये 7 लिखा है तो ये 7 लिखा है, मतलब फोटो से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिजिट है। इसमें आपके पास 784 इनपुट्स होते हैं, 784 इनपुट्स। तो अगर हम इस तरह लिखने लगे 784 इनपुट्स, और ये सोच लो कि जितने इनपुट उतने वेट होंगे, और शुरुआत की पहली लेयर में शायद हम लोग 10 न्यूरॉन लेते हैं, तो 10 × 784 इतने वेट्स हो जाएंगे मेरे, 7840 वेट्स प्लस 10 बायसेस। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग उसे लिखने लगेंगे तो हम एक सेमेस्टर में खाली एक कोड लिख पाएंगे। तो फॉर लूप लगा लेंगे बस। हाँ, तो बस इसी का फॉर लूप लगाना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो इसी कोड को मैंने जो नेक्स्ट सेल में लिखा है वो फॉर लूप में लिखा है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। पहला चेंजेस क्या है कि पहले मेरे पास 3 डिफरेंट वेट्स थे। ठीक है, अब मैंने उसको एक सिंगल लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लिया। यहां पर 2 एरेज हैं, तो एक बाहरी लिस्ट है और उसके अंदर हर वेट की इंडिविजुअल लिस्ट है। तो अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगाऊंगा तो मुझे पहली बार पहला वाले वेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, दूसरी बार दूसरे वाले की, और तीसरी बार तीसरे वाले की। ठीक है, बायसेस को भी मैंने एक लिस्ट में डाल दिया है और वो भी मेरे पास है। तो अभी मेरा कोड थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहले मैंने फॉर लूप लगाया वेट्स के ऊपर और बायस के ऊपर, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। जितने सेट ऑफ वेट्स होंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ वेट्स, कि एक न्यूरॉन के पास 4 है, उतने ही बायस होंगे, क्योंकि हर न्यूरॉन का इंडिविजुअल अपना बायस होगा। जितने सेट ऑफ वेट्स और बायस को मैं एक साथ ले रहा हूँ कि पहले ये आएगा और उसके साथ ये आएगा, पहले फॉर लूप के इटरेशन में। ठीक है, मैंने आउटपुट को 0 लिया, फिर मैं इनपुट्स और इसके वेट्स, देखो ये है न्यूरॉन वेट्स, इसको मैंने फॉर लूप में लगाया। तो अब क्या होगा मेरे पास, हल्का सा ऊपर करता हूं, कि इसके अंदर इनपुट के अंदर आएगा मेरे पास 1 और वेट के अंदर आएगा 0.2। मुझे इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करना था, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और +=2 लगा दिया, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर अगली बार आएगा 2 और 0.8, मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो, 3 0.5 मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो, 2.5 1.0 मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो। सबका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मेरे पास अभी आउटपुट के अंदर आ गया है, लेकिन अभी मैंने बायस नहीं ऐड किया है। बायस मेरे पास यहाँ से आ रहा है, मैं अपने आउटपुट में बायस ऐड करता हूँ और उसको फाइनली अपने लेयर आउटपुट्स वेरिएबल जो एक लिस्ट है उसमें ऐड किया। फिर जैसे ये लूप का एक इटरेशन खत्म होगा, नेक्स्ट टाइम जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो अब उठाएगा 1 और 0.4 को, चौथी बार तीसरी बार जब जाएगा तो उठाएगा 1 और 0.9 को। तो ये कोड लाइंस में देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये नंबर्स के हिसाब से अब इसमें क्या है कि आप वेट्स अपने बढ़ाते जाओ। वेट्स आप चाहे 10 रख लो, आप 100 रख लो, 50 रख लो, बट जितने वेट होने चाहिए उतने बायसेस होने चाहिए। तो ये मैं कुछ अलग सा नहीं है, अभी हम लोग डीप लर्निंग में नहीं गए, अभी हम लोग खाली देख रहे हैं कि
जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन चीज़ों को कोड में कैसे उतारें। नहीं, कोड में जिप फंक्शन कैसे कर रहा, मतलब ये मल्टीप्लाई। जिप फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई तो ये कर रहा है। वो ग्रुपिंग करता है। जिप फंक्शन ग्रुपिंग करता है कि मान लो मेरे पास वेट्स में एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास पहले 2 3 5, ठीक है, ये वेट्स, और एक इनपुट है इसमें मेरे पास है 10 20 30। अब अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगाऊंगा एक बार तो मैं खाली एक एक इंडिविजुअली इसको पाऊंगा, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो मैं इसको इंडिविजुअली पाऊंगा। तो अगर हमें दोनों को पेयर्स में चाहिए कि 2 के साथ 10 आए, 3 के साथ 20 आए, 5 के साथ 30 आए, तो मैं लिखूंगा जिप ऑफ w कॉमा इनपुट, और यहाँ पर मैं फॉर w जो भी वैल्यू, जो भी आप नाम देना चाहो इसको, इनपुट 1 इन जिप। तो जिप क्या करता है, कॉम्बिनेशन बना के आपको वैल्यूज रिटर्न करता है और कुछ नहीं करता है, जिप नहीं मल्टीप्लाई। खैर ये हो गया। अब चलो थोड़ी सी मैथ से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, डेरिवेटिव्स के बाद हम लोग इसको मैं क्लियर ऑल राइट्स क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं को देखना है। पहली चीज़ है कि वैल्यूज़ को रखने की चीज़ें, ठीक है। वैसे तो पाइथन में बहुत सारी होती है बट सबसे बेसिक लेवल पर होती है लिस्ट, ठीक है। आपने लिख लिया 1 2 3 4, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको तो हम लोग बना देते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और बनाना है तो आप बना लोगे लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिसमें आपके पास 3 लेवल पर चीज़ें हो जाएंगी, 1 2, फिर 3 4, ये बन लूँगा, फिर इसके बाद 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, क्या ये एरे है 1 2 3 4? डाटा स्ट्रक्चर वाइज तो एरे नहीं है बट है तो लिस्ट ही। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वाइज इंटरनली चलो ठीक है लिस्ट है, बट एरे क्या होता है? हाँ ऑलमोस्ट लिस्ट ऑफ सिमिलर वैल्यू, मतलब कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए मेमोरी में, ठीक है। बट वो और फिक्स्ड साइज होता है एरे में। फिक्स्ड साइज मतलब एरेज जैसे अपन ने बनाया तो 5 लेंथ का बनाया तो उसमें 5 से 6वीं अपन वैल्यू नहीं डाल सकते, तो फिक्स साइज रहता है, लिस्ट में अनलिमिटेड रहते हैं। ऐसे ना कहो, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन में है कि सी में नहीं उन्हें चेंज करने देते हैं, वैल्यू सीक्वेंस में जाती खाली और उसमें कहीं भी भर जाती है इस लिस्ट में, और लिस्ट में ना हेटेरोजेनस वैल्यूज डाल सकते हैं। हाँ लिस्ट में डाल सकते हैं, बट अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर सब होमोजीनस वैल्यूज हैं, ठीक है, सब नंबर्स हैं। और इसको हम एक एरे की तरह, और एरे की मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो एरे होता है वो क्या होता है? हाँ उस मैथमेटिक्स में तो एरे वैसे कुछ होता नहीं कोडिंग में ही होता है। ऐसे कैसे हाँ सिमिलरली बोल सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स होती है। मैथमेटिक्स में असल में हम लोग जैसे डीप लर्निंग में आते हैं तो हमारे पास वैसे तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना एरे होता है, ना मैट्रिक्स होती है, ना कॉलम वेक्टर कुछ होता है। हम लोग बात करते हैं खाली टेंसर्स की, ठीक है, जिसके नाम पर टेंसर फ्लो लाइब्रेरी भी है। पाइथन में भी जो सारा काम होता है वो टेंसर के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो बात खाली टेंसर की होती है, बट टेंसर इंडिविजुअली समझना कि टेंसर क्या है, इस पर इतनी बहस होती है इंटरनेट पर कि कुछ कह सकते हो कि मैथमेटिक्स वाला अलग लेकर आता है, फिजिक्स वाला अलग लेकर आता है और CS वाला अलग चीज़ लेकर आता है, ठीक है। ओके, एरे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है? टेंसर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर साइंस के तरफ आते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है,
इसको हम एक एरे बना सकते हैं, ठीक है, इस वाली 2D 2 डायमेंशनल। हाँ, इसको हम लोग एक 2D एरे बना सकते हैं। अगर मैं यहीं पर लेकर आता हूं 4 2 3 1,5, सॉरी इतना बड़ा नहीं, छोटा होगा। हाँ, क्या ये अब एरे है? एरे तो है, 2D के फॉर्म में नहीं है, 2D के किस फॉर्म में फॉर्म में? देखें तो नहीं है। तो फिर किस फॉर्म में है ये? मतलब 2D तो अभी भी है, लेकिन है ना उसमें उसे पर्टिकुलर कोई वर्ड यूज होता है इसमें, एक रो में अलग नंबर ऑफ। हाँ, इसके लिए वर्ड यूज होता है होमोलोगस। हाँ वही। ठीक है, कि अगर आपके पास एक डायमेंशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दूसरी डायमेंशन में, मतलब कि एक डायमेंशन नहीं, कि एक डायमेंशन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस डायमेंशन की हर वैल्यू में हो। जैसे यहाँ पर अगर हम रो वाइज देख रहे हैं तो इस रो में 3 है, इस रो में 2 वैल्यूज है, तो इसको हम एरे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास होमोलोगस नहीं है। या फिर अच्छा, ये कॉलम पे भी काम करेगा कि अगर आपके पास एक कॉलम में x नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और दूसरे कॉलम में y नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये बनता है रोज एंड कॉलम से। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स को हम लोग कंप्यूटर साइंस में रिप्रेजेंट करते हैं 2D एरे से। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हम लोग 2D एरे से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर मैट्रिक्स एरे हो सकती है बट हर एरे मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एरे जो हमारा है वो हमारे पास 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है, राइट? ND जा सकता है। मैट्रिक्स हमारी हमेशा 2D ही एरे होगी। ठीक है, अब इतनी बात करने के बाद जो टेंसर की बात होती है कि टेंसर क्या है, टेंसर फ्लो वाला टेंसर क्या है, तो टेंसर हमारे लिए सिर्फ इतनी बड़ी चीज है कि टेंसर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरे। टेंसर्स क्या हैं? टेंसर सिर्फ वही चीज है जिसको हम लोग एक एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको नहीं कर सकते तो वो टेंसर नहीं है। ये डेफिनेशन नहीं है, ये खाली हमारे लिए डीप लर्निंग सीखने के लिए खाली टेंसर की डेफिनेशन है, बाकी कहीं पर भी ये चीज़ डेफिनेशन नहीं है। ये खाली हमारे लिए है, हम बात कर रहे हैं, हमने इसको इस तरह सोच लिया कि चलो ठीक है कुछ नहीं है, टेंसर वो है जिसको हम एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे टेंसर्स एरेज हैं, सारे टेंसर्स एरेज हैं और कुछ। तो जहां पर भी हम टेंसर की बात करेंगे वहां पर आप उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर लेना एरे से। कि अगर मैं कहीं लिखूंगा कि ये 1D टेंसर है तो आप बात कर लेना कि ये 1D एरे है। ठीक, ये हो गया मैट्रिक्स, एरे, टेंसर। अब बात कर लेते हैं वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर्स मैथ में हम लोग लिखते हैं कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर लिस्ट ऑफ जो भी है। फिजिक्स में वेक्टर्स के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, फिजिक्स में हमारे पास एक वेक्टर के पास एक नंबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन होती है। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग मैथ्स वाले की बात कर रहे हैं। मैथ्स में वेक्टर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। पाइथन में लिस्ट हमारे पास होती है, पाइथन में हमारे पास लिस्ट होती है, तो हम लोग वो देख सकते हैं। बट हम लोग हम लोग उससे ले सकते हैं, हम लोग या फिर नमपाई का यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर में फिर एक आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला। तो मैथमेटिक्स वाले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर मेरे पास 2 लिस्ट ऑफ नंबर हैं 4 5 6, तो पहली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए सेम साइज के होने चाहिए।
या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और इन सबको ऐड करना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और इनको ऐड करना, ये होता है डॉट वेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। और एक चीज़ और होती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि अगर मेरे पास दोनों सेम साइज के हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मुझे इनको ऐड करना है तो मैं सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 7 9। तो हमने दो चीज़ें देखी, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड करना, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो कि है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपल ऐड करना। अब ये सब इतनी कहानी क्यों करी? इतनी कहानी इसलिए करी है क्योंकि हमारे पास इस ऑपरेशन को हम अभी देख के आ रहे हैं कोडिंग में। इसी ऑपरेशन को तो हमने देखा था। ये क्या था? लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, दो सेम साइज के हैं और मुझे करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। अरे यार, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। ये तरीका भी ठीक है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट चीज़ों को क्लीन बनाता है, इजी बनाता है। कैसे बनाता है? ये देखो नमपाई में, अब यहाँ पर हम लोग नमपाई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले तक का जो भी कोड था वो हमारा नॉर्मल पाइथन में चलता था। ठीक है, अभी हम लोग नमपाई, ये नमपाई के बिना नहीं चलेगा। मेरे पास दो वेक्टर्स है, इनपुट और वेट्स और बायस है। ठीक है, तो np डॉट डॉट ये फंक्शन है जो आपका डॉट प्रोडक्ट लेता है। ठीक है, वैसे ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है क्योंकि ये किसी केस में डॉट प्रोडक्ट लेता है, किसी केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेता है, बट अभी हम लोग इसे डॉट से ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? np डॉट डॉट प्रोडक्ट है, और अभी हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है और जो भी वैल्यूज आती है उनको ऐड करता है। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी और उसमें ये बायस को ऐड कर देगा, मेरे पास 2.3 आ जाएगा, जो मेरे पास सेम आउटपुट ऊपर आएगा 2.3। अच्छा, अब इसी को हम अपने दूसरे वाले कोड जिसमें हमने फॉर लूप लगाया था, ठीक है, दूसरे वाले कोड जिसमें हमने फॉर लूप लगाया था उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब इस पे हमारे पास क्या था? हमारे पास दिक्कत थी कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट पड़ा है वो दो वेक्टर्स पे काम करता है। यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर्स है 1 2 3 2.5। ठीक है, ये तो एक वेक्टर है, बट ये एक 2D मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स है या फिर 2D एरे है। ये कैसा है? ये यहाँ पर मेरे पास एक 2D एरे आ गया 0.2 0.8 -0.5 1.0 और डॉट 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 और इधर 0.9 0.4 0.8 0.9। अच्छा, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि मैंने वेट्स को सिंपल लाइन बाय लाइन लिख दिया है। और जो हम लोगों ने पहले किया था फॉर लूप में, हम एक इनपुट उठाते थे, एक रो उठाते थे और उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे। तो मुझे पता है कि मुझे इन दोनों रोज को, मतलब इस इनपुट को इससे मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर की जगह एक पूरी मैट्रिक्स है। वेट्स का साइज है मेरे पास 4/3। इनपुट का साइज क्या है? मतलब ये तो सिंगल 1D डायमेंशनल है, तो वैसे अगर पाइथन में प्रिंट करोगे तो ये आ जाएगा 4, बट अगर कहना चाहो तो ये 1/4 है। अब मैं एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूं? सवाल ये आता है। तो numpy डॉट डॉट, इसीलिए मैंने कहा था ये एक स्पेशल फंक्शन है, ये मर्जी के हिसाब से काम करता है लेकिन बड़ा बढ़िया काम करता है। जब आप इस फंक्शन को एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर दोगे तो ये क्या करता है?
ये एक एक रो उठाकर उसको मल्टीप्लाई करता है, उनकी वैल्यूज को ऐड करता है और एक नया वेक्टर बना देता है। 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मतलब 2.3 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ आ जाएगा, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। सिंपल, वही सेम प्रोसेस। इनपुट उठाएगा, एक रो उठाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, इनपुट उठाएगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, सारी वैल्यूज को ऐड करेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.8। सेम चीज फिर दूसरी रो के रिपीटली करेगा, सेम चीज फिर तीसरी रो के लिए रिपीट करेगा। तो हमें नहीं सोचना है। अगर हम इसको एक मैट्रिक्स और एक इनपुट, एक वेक्टर देंगे तो अपने पास वो अपने आप से वो उसका डॉट प्रोडक्ट करने लगेगा, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास देखो एक 3 डायमेंशनल आएगा, हमारे पास एक 3 वैल्यूज वाला वेक्टर आएगा, राइट। ये क्लियर है कि हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने और ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास एक 3 वैल्यू वाला वेक्टर आएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस, ये चीज क्लियर हो? वो मैट्रिक्स आएगा एक तरह से 3:1 का। हाँ, 3/1 का मैट्रिक्स कह लो, बट अभी हम लोग वेक्टर कह रहे हैं। उसका रीजन है वेक्टर, क्योंकि मेरे पास एक वेक्टर आया 3/1 का और एक वेक्टर मेरे पास पहले से है बायसेस का 3/1 का। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों सेम है और मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर एडिशन, राइट। वेक्टर एडिशन मैं करूंगा। तो जो मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो मुझे क्या करना है? मैं वेक्टर एडिशन नंपाई में डायरेक्टली हो जाता है, आप प्लस कर दो। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्टली प्लस लगा दो, अगर वो सेम साइज के हैं तो डायरेक्टली प्लस हो। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन और आखिरी में बायस का एडिशन, सब कुछ मुश्किल से ये कितने 20-21 कैरेक्टर्स होंगे, 20-21 कैरेक्टर से हो गया, जिसके लिए हमने पहले ऊपर पूरी रामायण लिखी थी। सेम आउटपुट 4.8, 2.55, 6.35, 4.8, 2.55, 6.35। तो हम लोगों ने जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर को देखा, वो हम लोगों ने इसीलिए देखा क्योंकि यही काम हम लोग अभी तक उसे कहते क्या, रट्टू तोते वाले काम से करते आ रहे थे कि हाँ भाई ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। थोड़ा सा इंप्रूव किया फॉर लूप लगा के, लेकिन ये वाली जो क्लीनलीनेस है ये नहीं आ पाई, ये वाली चीज़ नहीं आ पाई। तो ये देखो एक लाइन में इसने क्या कर दिया। अच्छा, ये लाइन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग जो लिखते थे अपना, जब शुरुआत की जो 1-2 क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने लिखा है कि WTX + B। अभी हम लोग T के ऊपर बात करेंगे, बट ये लाइन और इससे ये डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग कर रही है कि भैया वेट्स लो, वेट्स एक मैट्रिक्स है, इनपुट लो, वो एक एरे वेक्टर है और बायस को ऐड कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद। ये टी कहाँ से आ रहा है अभी हम उस पर बात करते हैं, अभी करेंगे, लेकिन ये चीज़ मेन आती है। वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर देखा जाए तो। वेट्स का एक मैट्रिक्स है जो ये मैट्रिक्स है 3/4 की, और वहाँ इनटू कर रहे हैं अपन 1/4 वाली एक और मैट्रिक्स है जो इनपुट। नहीं, तो ये 4/3 है और इधर अब 1/4 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल क्या होता है? हाँ, वो ट्रांसपोज कर रहा है पहली वाली को। फिर तो कर सकते हैं 4 मिला के, वो किया वैसे ही है। हाँ, वो चीज़ किया है, मतलब एक स्टेप आगे निकल गया उस। अच्छा, एक सेकेंड, ये 4/3 की मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, 4/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 तो पहले रोज काउंट करते हैं, 3/4 की है। चलो 3/4 कर लो, हमने 4/3 बोला, 3/4 की, ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो सही है, राइट? ठीक है। इनपुट का किया शायद ट्रांसपोज, तो इनपुट को अगर एक अपन लाइन में लिख देंगे रोज कॉलम में तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। हाँ,
ये हो गई 3/4 की और ये हो गई 4/1 की, तो मेरे पास 3/1 का आ जाएगा। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ क्या कह रहे थे राहुल? एनपी डॉट्स वेट्स और इनपुट्स लिखा है, तो इसको क्या मतलब इनपुट्स और वेट्स लिख सकते हैं, जो वेट्स और इनपुट लिखा है? हाँ, यही बात मैं अगली बात करना चाह रहा था कि ये जो है इसमें ऑर्डर मेंटेन है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, और अगर देखोगे तो यहाँ पर एरर आ गई, क्योंकि एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स को ये इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। मैंने लिखा है कि शेप्स 4 एंड 3/4 आर नॉट अलाइंड, कि इनका जो डायमेंशन 0 है। ठीक है, मैट्रिक्स को मैं इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स की अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी कि मैट्रिक्स हमेशा 2D एरे होगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास अभी 1D वैल्यूज ही हैं। बट 1 डायमेंशन में तो मैट्रिक्स हो सकता है। मैट्रिक्स हम लोगों ने ऊपर पहले ये डिस्कस किया था कि 2D एरे ही, टू डायमेंशनल ही होगा मैट्रिक्स। अच्छा, अभी जो कन्फ्यूजन हो रहा है मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन क्या हो रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग मैथमेटिक्स और इधर नमपाई को सिमिलर, मतलब कि नमपाई के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि नमपाई और मैथ्स सेम है। ये चीज़ नहीं है। नमपाई में जो 1D वेक्टर होता है, या जिसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, या जो 1D आप कह लो कि 1D एरे है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब कि मैथ्स में हम लोग लिखेंगे कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर है, ठीक है, और इसको लिखेंगे कि ये एक रो वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं कि हाँ ये कॉलम वाइज है और ये रो वाइज है, ठीक है। नमपाई में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नमपाई में रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ नहीं होता। अच्छा, नमपाई में अगर 1D है तो वो वेक्टर ही बोला जाएगा, और अगर 2D है तो मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो हम लोग को जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंपल नमपाई के रेस्पेक्ट में कि हमारे पास 2D नहीं है तो हम उसे मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। सर कहीं कहीं तो रीशेप करते हैं हम लोग। नहीं, रीशेप करके बनाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल लिस्ट है तो वो मेरे लिए सिंपल एक वेक्टर है, वो मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि मेरे लिए ये क्या था, ये इनपुट था, ठीक है। अगर मैं अभी इसको दूसरे तरीके से, अगर मैं इसे एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं इसको, मेरे पास कई रोज होंगी उसमें, ठीक है। और ये वाला जो इनपुट है ये अब एक नॉर्मल इनपुट नहीं रहा, ये अब एक बैच इनपुट हो गया है। पहले मेरे पास सिर्फ एक, मेरे पूरे डेटा सेट में से सिर्फ एक रो आ रही थी, अब मेरे पास मेरे डेटा सेट में से 3 रोज आ रही हैं एक साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैट्रिक्स, मतलब वो थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ कि मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी सिंपल हमने किया है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर, अभी वापस आते हैं इस पर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो चलो फेल हो गया, बट मान लो कि दोनों डायमेंशन सेम होते हैं, जो आपका पहले लिखा रहेगा आपका आउटपुट उसके हिसाब से आएगा। आउटपुट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट वैल्यू। अगर हम इस एरर को दूर भी कर लेते हैं, एरर क्या आ रही है कि भाई शेप्स 4 एंड 3,4 आर नॉट अलाइंड, कि डायमेंशन 0 और इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो अगर मैं इस इनपुट को 3 कर दूं, अगर मैं इस इनपुट को 3 कर दूं तो ये मेरा कोड चल जाएगा, बट मेरा आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आउटपुट आया है 3/1 आप कह लो, या फिर 3 एलिमेंट का वेक्टर, ठीक है। इसको मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा, और मीटिंग एंड हो जाएगी अभी। हाँ, मीटिंग 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट में तो मैं कर ही सकता हूँ। इम्पोर्ट कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक हटा देता हूँ और अब चलाता हूँ, ठीक है। अब आई है दूसरी की, अब मैं ये काम ही नहीं कर सकता है कि आउटपुट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट। अच्छा, 3 इनपुट किए तो मेरे वेट्स भी तो चेंज हो जाएंगे ना,
जितने इनपुट है उतने तो वेट्स होंगे, तो ये भी 3 हो जाएंगे और बायसेस मेरे 3 ही रहेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 5.7, 2.6 और 0.7 आई है, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले केस में अगर आप नंपाई का मेरा जो पुराने वाले लेक्चर देखोगे तो इसमें हो रही है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मेरे पास इनपुट है 1 2 3, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, रेप्लिकेट किया और इसके बाद इसमें इधर ये वेट्स, हाँ वेट्स वाली मैट्रिक्स भर दी। अब ये यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। अब यहां पर ये इसकी मल्टीप्लाई हो रही है वेट्स किए, देखो हमारे जो वेट्स थे वो सारे रो वाइज थे, एक न्यूरॉन के सारे वेट्स रो वाइज थे। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है कॉलम वाइज वैल्यू को, जो कि कहीं से कुछ मतलब ही नहीं बनता है। एक न्यूरॉन के वेट्स ही इनपुट से मल्टीप्लाई करने चाहिए, 2 न्यूरॉन के वेट्स को हम लोग ऐड मतलब कि एक साथ लेकर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हमें हमेशा एक न्यूरॉन के वेट्स इनपुट से करस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, मीटिंग एंड हो रही है, इसके आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, मीटिंग वापस ज्वाइन कर लेना बस। इसको मैं रोक ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मतलब धवल आपको तो आता ही है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम इसकी बात करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कुछ नहीं है, वो डॉट प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज का फ्रॉम मस्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स फ्रॉम द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो 2/3, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो इसकी रो उठाओ, दूसरा कॉलम, उसका कॉलम उठाओ, इसकी रो उठाओ, इसका कॉलम उठाओ और डॉट प्रोडक्ट कर दो, मतलब करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं होता है। बाकी हम लोगों ने जो बचपन में देखा है कि ये रो उठा के मतलब काम वही करते हैं, बट इस तरीके से सोचना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अभी तक वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ही अपनी पूरी डीप लर्निंग वाला काम करते आए हैं, ठीक है। तो हम अभी इसी चीज़ को उठाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को ही उठाएंगे, और अब हम देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट काम जो करना है वो क्या है। नेक्स्ट काम क्या है कि डेटा हमारे पास इनपुट में हमेशा बैच में आता है, हमारे पास कभी एक रो ऑफ डेटा नहीं आता है डीप लर्निंग में, क्योंकि आपके पास डेटा लाखों लाखों इमेजेस होती हैं, लाखों लाखों रोज होती हैं, तो आपके पास कभी ऐसा नहीं होता कि एक एक रो देते रहो, वो लाख बार उसको लेकर प्रोसेस करता रहेगा, नहीं, काफ़ी स्लो होगा। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अगर वो एक ही रो लेकर आ रहा है तो आप एक ही रो के बारे में सीख रहे हो, अगर वो 10 रो एक साथ लेकर आ रहा है तो आप एक पूरे क्लस्टर, आप एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीख रहे हो, तो उससे भी हमारी लर्निंग अच्छी होती है, उससे भी हमारा जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। तो डेटा भी इनपुट में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो डेटा इनपुट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो डेटा है मेरे पास 1 2 3 10 11 12 और 13 14 15। अच्छा, ये जो डेटा था इसको अगर सोचना चाहो तो ऐसा सोच लो कि मेरे पास कोई रोबोट है, उसमें 3 सेंसर लगे हैं, हर सेंसर की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि मेरे पास रोबोट है, मेरे पास 3 सेंसर की रीडिंग आ रही है। अच्छा, ये एक रोबोट की थी, अभी मेरे पास कितने रोबोट हो गए? 3 रोबोट हो गए। ये पहला रोबोट हो गया, ये दूसरा रोबोट हो गया, तीसरा रोबोट हो गया, ठीक है। 3 रोबोट से डेटा मेरे पास एक साथ आया, हर रोबोट में 3-3 सेंसर लगे हैं, मेरी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई और ये मेरा इनपुट हो गया। परफेक्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें 3 न्यूरॉन्स हैं मेरे, तो 3 न्यूरॉन्स हैं और 3 न्यूरॉन्स से करस्पॉन्डिंग हर न्यूरॉन में कितने वेट होंगे? 3। ये 3 सेंसर से आ रहा है कि रोबोट से आ रहा है? सेंसर। ये 3 सेंसर से आ रहा है, ये बात ध्यान देने वाली है। यहां मेरे पास 3 रोबोट है, इसकी वजह से मेरे पास
हर न्यूरॉन के तीन वेट्स नहीं होंगे मेरे पास, क्योंकि एक, मैं अभी भी बात कैलकुलेशन हम लोग एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक को दिमाग में रख के करेंगे। तो मेरे पास 3 इनपुट है। 3 इनपुट क्या है, मतलब 3 सेंसर से आ रहा है। तो ये जो 3 इनपुट आएंगे मेरे पास, वो मेरे पास ये सेंसर की वजह से मेरे पास 3 है, रोबोट की वजह से नहीं है। अगर मेरे पास 4 रोबोट होते और तब भी मेरे पास 3 ही इनपुट होते, 3 ही वेट्स होते। ये मेरे पास वेट्स की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये न्यूरॉन 1 के वेट है, ये न्यूरॉन 2 के वेट है, ये न्यूरॉन 3 के वेट है, ओके। और ये मेरे पास रोबोट 1 का इनपुट है, रोबोट 2 का इनपुट है, रोबोट 3 का इनपुट है। काम हमें क्या करना है, हमें इनपुट को, अपने इनपुट को वेट से डॉट प्रोडक्ट करना है, राइट? यही करना है हमें। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर इनपुट भी रो वाइज है और यहां पर वेट्स भी मेरे रो वाइज है। बाद वाला ट्रांसपोज कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाद वाला ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बाद में समझ में आएगी क्या चल रहा है। दूसरा वाला रेड है और तीसरा वाला ग्रीन है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस 1 2 3 को इस वेट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है, हम लोग अपनी रोज को अपने कॉलम्स बना लेते हैं। तो रोज को अपने कॉलम्स बना लिया, ये आ गया रेड और फिर आ गया ग्रीन, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों आए। अब हमने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2, मतलब कि जो भी रोज और कॉम्बिनेशन के वो होते हैं। तो यहां से मैंने रोज उठाई, यहां से मैंने कॉलम उठाया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सब काम हो गया। फिर मैंने यहां से रो उठाई, यहां से कॉलम उठाया, देखो सारे रेड आए। हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो कि रिकॉर्डिंग में मिस हो गया है, कि हम लोग वेट्स हमारे पास एक न्यूरॉन के एक साथ ही होने चाहिए। फिर मैंने इसको उठाया और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया और आखिरी में अपना बायस ऐड कर देंगे। अच्छा, यहां से एक चीज और आती है, तो ये चीज समझ में आई हमें क्या करना है। अगर मेरे पास इनपुट एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वेट्स की तो हमारी मैट्रिक्स होगी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिपॉट, तो मुझे इन दोनों का क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मेरे पास इनपुट बैच में आए और वेट्स भी मेरे पास, मतलब बैच में आए मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में आए, वेट हमारे पास वैसे ही मैट्रिक्स में रहते हैं। तो अगर मुझे अपना, जो हम लोगों अभी तक न्यूरल नेटवर्क का करते आ रहे थे कि इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐड करो, तो वो प्रोसेस हमारी बहुत इजी हो जाती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। हम लोगों ने अभी तक वेक्टर एडिशन देखा। अच्छा, वेक्टर में हमने देखा कि हम लोग ऊपर से डॉट प्रोडक्ट करते आए और हम लोगों ने ये भी देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डॉट प्रोडक्ट। और हम लोग की जितनी भी प्रोसेस करते आए वो क्या थी, वो डॉट प्रोडक्ट ही थी। तो हम लोग अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, बस उसका हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज मैंने बात करी थी ऊपर की, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इनपुट पहले आएगा कि वेट पहले आएगा? वेट पहले आना चाहिए। तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर हम लोग का, क्योंकि मैंने कहा कि उसके हिसाब से आपका शेप चेंज होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि ये मेरे पास 2 थी। अच्छा, डॉट जो है, हम लोगों ने डॉट फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज अब तक देखी है। पहली देखी है कि अगर आप 2 वेक्टर्स दोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी देखी कि अगर आप एक मैट्रिक्स एक वेक्टर दोगे तो ये उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देगा अभी भी, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान दे लो कि अगर आप इसे एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स, मतलब कि 2 मैट्रिक्स दोगे इनपुट में, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है। आपका सेम ही फंक्शन सारे काम करता है,
पहले नंपाई में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई फंक्शन नहीं था, अभी आ चुका है, उसका नाम है मैट नल, या फिर आप उसे लिखते हो a@b। यहां पर a और b आपकी दो मैट्रिक्स है। बट हमारे लिए हम लोगों ने क्योंकि अपना जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, जो हम लोगों ने पूरा ऊपर से देखा है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं है, वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट ही लेकर np डॉट डॉट ही लेकर चलेंगे जब तक हम लोग लाइब्रेरीज पर नहीं आ रहे हैं, जब तक हम लोग अपना न्यूरल नेटवर्क खुद बना रहे हैं, तब तक के लिए। अच्छा, अब आ जाओ, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें करना क्या है, किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि हम लोग दोनों 3 बाई 3 के थे। अभी हम चेंज करते हैं इसको, इसको नीचे आता हूँ खाली जगह पर। अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं। अभी हम लोग करते हैं कि इनपुट जो है मेरा वो है मेरा 5 सेंसर है मेरे पास। ठीक है, वेट न्यूरॉन्स है मेरे पास, मैंने कर दिया 10। ठीक है, तो मेरी जो इनपुट की मैट्रिक्स है, और मान लो मेरे पास बैच आ रहा है 10 रोबोट का एक साथ डेटा आ रहा है, 10 रोबोट डेटा एट वंस। तो इनपुट की मैट्रिक्स का साइज क्या होगा राहुल? सर ये जो 5 सेंसर है, ये इनपुट ही है ना 5? मतलब हाँ, इनपुट ही है, यही इनपुट है। अच्छा, तो इसका आपको हो जाएगा, क्या होएगा? मैं साइज नहीं पूछ टोटल रहा 50 हूँ, इनपुट्स। मैं शेप पूछ रहा हूँ। शेप कितने एलिमेंट्स होंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ। जो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास 2D, उसका शेप क्या होगा? 5 into 10। गलत। एक रोबोट का डेटा एक रो में आता है, तो ये आ जाएगा 10/5। डेटा हमेशा एक रो, जो रो है ना, डेटा हमेशा रो वाइज आएगा कि हाँ, ये रोबोट का डेटा पहली रो, दूसरी रोबोट का डेटा दूसरी रो, तीसरी रोबोट का डेटा तीसरी रो। इसका साइज हो गया 10/5। ठीक है, अच्छा, यहां पर मेरे पास 10 न्यूरॉन है, तो वेट्स की मैट्रिक्स क्या बनेगी? 50, 500 नहीं, ये इसकी बनेगी 50। ठीक है, सोचो उसको 15 to 10। 50 × 10। 50 कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा। जितने इनपुट है, डिस्कनेक्ट हो गया था, एक और बार क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 10 न्यूरॉन है, मेरे पास 5 सेंसर का डेटा आ रहा है इनपुट में, और मेरे पास 10 रोज एक साथ आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो वेट्स की मैट्रिक्स है, इनका साइज क्या होगा? 500। ओके, शेप क्या होगा? शेप 5 आ रही हैं 10 न्यूरॉन के लिए, तो 10 वेट उनके हर एक न्यूरॉन के अपने अपने होंगे, और 5 होंगे, तो 50 होगा। सॉरी, तो हर एक रोज नंबर ऑफ रोज 10 होंगी, और हर एक रो में 5 वेट्स होंगे। तो आप कह रहे हो कि 10 रोज होंगी और 5 वेट्स होंगे। ठीक है, हाँ 50। तो ये सही है। देखो 500 नहीं होंगे, क्यों? जितने इनपुट है, हम लोग इसकी बात नहीं करते। हम लोगों ने जो ऊपर भी किया था, हमारे इनपुट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैंने कहा जितने इनपुट है उतने वेट्स होंगे हर न्यूरॉन के, फॉर फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फिर से वहाँ पर ये भी है कि फॉर फुल्ली कनेक्टेड जितने इनपुट है उतने मेरे पास वेट्स होंगे। यहाँ पर मेरे पास इनपुट कितने हैं? 5 हैं, तो हर न्यूरॉन के मेरे पास 5 वेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 हो गए। फिर कितने न्यूरॉन है? 10 हैं, तो ये N1 का हो गया, फिर N2 का, ऐसे मेरे पास 5 हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल रोज हो गई 10 और टोटल वेट्स हो गए 5। सॉरी, टोटल रोज हो गई 10, कॉलम्स हो गए 5, तो ये 50 वेट्स हैं। इसको आप ऐसे भी लिख लो कि मेरे पास यहाँ पर 50 का, अच्छा यहाँ पर अगर मेरे पास 100 रोज आती तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बनती 100/5 की। ये ठीक है, अगर मेरे पास 100 रोबोट का डेटा एक साथ आता। हाँ सर, हाँ ठीक है ना? डेटा आ रहा है उसका ये तो। हाँ ठीक है, तो मेरे पास 100/5 की वो बन जाती। अच्छा, मैं अभी तो 10 से अभी कंफ्यूज हो जाते कि 50 है तो 50 यहाँ भी हो गया।
सर बताओ। इसमें इसमें रोज हमारे मतलब इनपुट 10 आ रहे हैं, तो इस वजह से पहले 10 रखा हम लोग ने रोज पे वेट को 10 × 5 तभी किया है, क्योंकि 10 आ हाँ रहे हैं। हाँ, पहले 10 आ रहे थे, पहले मैंने 10 की बात किया था, बट मैंने कहा कि ठीक। अभी 100 आ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 100/5 का है मेरे पास, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई 100/5 की, और ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई 10/5 की। ये हो गई W, ये हो गई X इनपुट मेरा। तो पहली चीज तो ये है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज अलग है। तो हमें W को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। हमें W को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ फिर से, और यहाँ पर ब्लू से ही लिखते हैं यार, ये सही है कि X था मेरे पास 100/5 और W था मेरे पास 10/5। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा 5/10। ठीक है, अब आ जाओ कि W हो गया 5/10। ओके, तो ये मेरे पास X आया, ये आ गया 100/5 का, और ये मेरे पास W आया 5/10 का। ठीक है, तो पहले वेट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए, दूसरे जो वेट्स है दूसरे न्यूरॉन के वो मेरे पास यहाँ पर आ गए, तीसरे वेट्स है न्यूरॉन के वो मेरे पास यहाँ पर आ गए, और एंड सो ऑन, ऐसा होता गया। ठीक है, ओके। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि x इंटू डब्लू, एक्स डब्लू इज नॉट इक्वल टू डब्लू एक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इसके डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट 100 × 10 की मैट्रिक्स आएगी। 100 × 10। ठीक है, ये 10 कहाँ से आ रहा है, न्यूरॉन से आ रहा है। न्यूरॉन। ठीक है, 100 है ना हर एक डेटा के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये 100 × 10 आया, मेरे पास अभी एक बायस एक बचा हुआ है, याद करो जितने न्यूरॉन है उतने बायस है, राइट? तो जितने न्यूरॉन है उतने बायस है, वो ध्यान रखो। तो 10 अब मान लो बायस, मान लो मेरे पास 10 हो गए, तो इसको मान लो तुम चाहे रो वाइज ले लो चाहे कॉलम वाइज ले लो, क्योंकि नंपाई में फर्क नहीं पड़ता है 1D में क्या है। तो मेरे पास एक 10/1 की मेरे पास एक और बायस है, ओके, मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास मान लो आउटपुट आ गया, मेरे पास आउटपुट आ गया। तो आउटपुट है, रुको डिलीट करता हूँ, आउटपुट है 100/10 का, बायस है 10/1 का। अभी तक हम लोग जो कोड ऊपर करते आए हैं तो उसमें हमने देखा है कि हमने जो आउटपुट आया है उसको डायरेक्टली ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें बैस ऐड करना है। क्या हम यहां पर ये ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा जो था कि x इंटू डब्लू ट्रांसपोज, ये क्या इसका क्या, ये सही था कि गलत था? ये सही था, पर उसमें रिजल्ट आ गया, लेकिन बायस ऐड करने के लिए हर एक रो में अलग से, हर एक कॉलम में अलग से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास दिक्कत आ गई कि मेरा जो आउटपुट है उसका शेप अलग है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ, चलो 100/10 है ना, मैं इसमें 0 हटा देता हूँ दोनों में से, कि एक ही न्यूरॉन था और 10 इनपुट थे, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 10 रोज 1 कॉलम। ठीक, दस रोज 1 कॉलम, तो बायस मेरा क्या होगा, 1/1 ही रहेगा। जब एक न्यूरॉन हो गया तो बायस भी एक बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मेरी हो गई आउटपुट। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस आउटपुट जो भी आया है मेरे पास उसमें बस मैं बायस डायरेक्ट ऐड करूंगा, बस मुझे वहां पर ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, ये चीज़ जो हम लोग निकाल के लाए हैं वो इसलिए लेकर आए क्योंकि थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं
तो हम लिखते हैं WTX, ठीक है। और जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं x.wt। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को पूरा डिराइव किया, ठीक है। ये बायस वाली चीज बड़ी नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से अपने आप सॉल्व हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से अपने आप सॉल्व हो जाती है, वो नंपाई के वो अपने आप देख लेता है। सॉरी। तो ये सही था, x इंटू WT सही था। अच्छा, क्यों सही था? क्योंकि अगर हम लोग फिर से W की बात करें तो W था हमारे पास 10/5, x था हमारे पास 100/5, ठीक है। तो मैं W का ही ट्रांसपोज ले सकता हूं, क्योंकि मैं x का ट्रांसपोज लेके मैं क्या करूंगा, अगर मैं x का ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5/100, ठीक है। और मैं W जो लूंगा, जो मेरे पास 10/5 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो पहले वाले रेड है, फिर दूसरे वाले ये हैं, फिर तीसरे वाले ये हैं, ठीक है। सॉरी, जो भी मान लेना। और अगर मैं x का ट्रांसपोज लेता हूं तो अब मेरे पास ये एक रोबोट का डेटा आया, ओके, ये दूसरे रोबोट का डेटा आया, 5 रोज हैं, और ये तीसरे रोबोट का डेटा आया, और इस तरह मेरे पास 100 रोज हो गई। तो ये क्या हो गई 100, सॉरी इसका साइज क्या है, इस ट्रांसपोज आएगा मतलब रिजल्ट में। हाँ ट्रांसपोज आएगा, नहीं ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज आएगा हमारे पास रिजल्ट में, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं, बट हमारे पास हो गया कि एक बार लिख लेते हैं 10/5 और 5/100, तो मेरे पास हो गया 10 रोज और 100 कॉलम, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग से हाँ मेरे ख्याल से ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बायस है 10/1 का, नहीं ये नहीं सॉल्व होगा, ये उसे ना मल्टीप्लिकेट करना पड़ेगा। हाँ, 10/1 है, उसी को रिपीट कर करके 10/100 का बनाना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। हाँ तो वो करना पड़ेगा, बट उससे अच्छा है कि जो पुराना वाला तरीका हम लोगों ने निकाला था, जिसमें हमारे पास 100/10 आ रहा था, उसमें वो नंपाई ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो हमें नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, मतलब मेन कहानी यही थी कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं, और अगर आपके पास अब मल्टीपल इनपुट, मतलब मल्टीपल डेटा और सेट ऑफ इनपुट और मल्टीपल वेट्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स, कुछ भी आ जाए, हमको फॉर लूप लगाना, उसको वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कोड तब भी सिर्फ इतना ही रहेगा, एक लाइन का, किसी भी लेयर के लिए। तो सर ये डॉट प्रोडक्ट जो किया था, तो हम लोग ने पहले हमेशा मतलब वेट्स रखना हम लोग को, वो खुद डॉट प्रोडक्ट में, मतलब जो वेट्स और इनपुट अलग नहीं कर सकते। नहीं, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पहले लिखनी है। जैसे अभी हम लोगों ने निकाला ना कि अगर हम लोग इनपुट को पहले लिखेंगे और वेट्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा सही आएगा। अभी हम लोगों ने निकाला था ना बैठ के पूरा, कि अगर हम इनपुट्स को पहले लिखेंगे और वेट्स को ट्रांसपोज करेंगे। हम लोग, मैंने ये बात भी बोली कि हम लोग थ्योरी में लिखते हैं WTX, और जब कोड में आते हैं तो इनपुट पहले x इंटू WT कर लेते हैं। तो वो इसीलिए कि आप यहाँ पे जो NP डॉट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है इनपुट और वेट के बीच में, मतलब अपन ऑर्डर सही भी कर दें तब भी वेट और इनपुट के बीच में कर रहा है। जो प्लस बायस है वो अपन ने अलग से करा है, वो अलग से करा है, वो डॉट से मतलब हाँ, नहीं है। हाँ, तो लेकिन अगर इसमें वेट के और इनपुट के अगर वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, जैसा अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, हाँ 100/10 का रिजल्ट आया, तो हाँ, फिर ये अलग से एडिशन पे थोड़ी बायस काम करेगा फिर। नहीं नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि जब हम लोग 1 2 3 वाले एग्जांपल दे रहे थे, तो मैंने कहा था इस केस में इसने 1 2 3 को रेप्लिकेट कर दिया, ध्यान है। हाँ हाँ तो बट ये अपने आप होगा ये Python हाँ ये अपने आप, ये इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये नंपाई का फीचर है, ये पाइथन का फीचर नहीं है। ये बट जब नंपाई तो यहीं तक काम कर रहा है ना, कहाँ NP तक? डॉट नहीं नहीं, डॉट इनपुट और हाँ वेट्स। नहीं गलत सोच रहे हो। इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा नंपाई का एक एरे, डेटा टाइप होगा नंपाई का एरे, ओके ठीक है। समझ तो ये जब नंपाई के एरे के ऊपर कोई काम होगा तो वो अपने आप वो नंपाई वाले ऑपरेशन लगाएगा, नॉर्मल पाइथन वाले नहीं लगाएगा। ओके तो ये ब्रॉडकास्टिंग होती है बस। ओके,
तो हम लोगों ने यही देखा कि सारा काम डॉट प्रोडक्ट का है, हमें आखिरी में एक ही लाइन का काम है, बट ये लाइन समझना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, आज मैं एक बात बता देता हूँ कि आगे आप लोग जब भी पढ़ोगे तो आप लोग के दिमाग में एक बात आएगी कि मैं पहले कोई तरीका एकदम सबसे सिंपल तरीके से बताऊंगा और उसमें 1 घंटा जाएगा, उसके बाद मैं एक सोल्यूशन दूंगा कि इसका सोल्यूशन है एक लाइन में ये करने का। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन हो कि जब हमें यही करना था तो हमने ये पूरी कहानी क्यों सुनी। तो मशीन लर्निंग में भी यही होता है। हाँ, नहीं सर, मज़ा आ रही है तो बात है। तो ये चीज़ें होंगी, काफ़ी होंगी, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल को मान लो कि आपके पास कोई चीज़ है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें आपको बताएंगी कि आप तो कभी तुम्हारे पास एरर आएगी कि यार ये डायमेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि तुम अपने पेन और पेपर से कर सकते हो बिना इसको देखें कि ये क्या कर रहा होगा। पेन और पेपर उठाओ, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ऑर्डर ये होना चाहिए। और ये चीज़ काफ़ी काम आएगी इन रिस्पेक्ट टू कि अगर आपको पता हो कि ये कि डॉट लगा दो, इनपुट्स और वेट्स लिख दो और बायसेस को ऐड कर दो। क्यों ये पूरी लाइन काम कर रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डीप लर्निंग लोगों का मेरे ख्याल से कितना 30-30 घंटे का कोर्स है, बहुत है। तो डीप लर्निंग का पूरा, और शायद थोड़ी बात करते हैं, शायद बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, दिखा देंगे हाँ ये ज्ञान होता है, ये ऑटो एनकोडर होता है, इसका कोड ऐसे लिखा जाता है। नहीं, मैंने इसीलिए अभी तक तो हम लोग खाली ये समझ लो कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे जो लेयर्स, जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, और बाकी ये खाली अभी हम लोगों ने एक लेयर का देखा है। इस लेयर के बाद दूसरी लेयर आ गई तो उसमें कैसे वेट्स और इनपुट्स ट्रांसफर होंगे। अभी खाली हम लोग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने कल बैकवर्ड प्रोपोगेशन पढ़ा था। आई होप कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक हम लोग उसका कोड कर लें, आई होप, मतलब मुझे पक्का नहीं है, बट अगर फिर वो हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, आपको लिखना आ गया, फिर पाइटॉर्च, ये सब आपके लिए ना बच्चों का खेल है कि हाँ उसमें खेल क्या चल रहा है, लाइन के अंदर पता होना चाहिए। मेरा हमेशा से रहा है कि अगर आपने एक शब्द भी लिखा है, एक अक्षर भी लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों है। ये नहीं कि हाँ एक जगह से कॉपी किया पेस्ट कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये चीज़ मैंने एक एक अपने हाथों से लिखी है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो अपने हाथ से ही लिखो। नोटबुक में दे दूंगा, आज नोटबुक में शेयर कर दूंगा, लेकिन ज़रूरी है अपने हाथ से लिखना, नहीं तो कोड मतलब ये देख के मुझे भी समझ में आता है, बट जब करने जाओगे कि हाँ कि इनपुट्स पहले होगा, वेट्स पहले होगा, क्यों इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास काफ़ी लेट हो गई, लेकिन मैं इसे ख़त्म करना चाहता था कि आपके पास सैटरडे संडे को कुछ रहे सोचने के लिए। ठीक है, अब मंडे को मुलाकात होगी 9 बजे। ओके, ठीक है सर। हाँ, चलो, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।